हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका वो है मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन। मतलब वो सभी मेथड्स जिसके द्वारा जो है हम आर्टिफिशियली जो है म्यूटेशन इंड्यूस्ड कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम पर्पज से भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन can be induced artificially in the living organism by the exposing them to abnormal environment such as radiation, certain physical condition like temperature and the chemical. So basically इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब होता है कि ऐसा म्यूटेशन जो आर्टिफिशियली जो है इंड्यूस्ड किया जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किस तरीके से हम जो है म्यूटेशन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एबनॉर्मल करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि कुछ हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो किस पर देखने को पड़े, वो डीएनए में देखने को मिले। ठीक है, जिसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्या डीएनए पर देखने को मिले, जिससे क्या है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो चेंजेस हो जाए। जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि उससे जो है म्यूटेशन कॉज्ड हो जाएगा। अब ऐसे जो है ऐसे कंपाउंड्स जो है क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स कहलाते हैं, जिनके द्वारा जो है डीएनए की स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस हो जाता है या न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंजेस हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स। तो वो म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या हो सकते हैं, वो रेडिएशन हो सकती है, ठीक है ना, या फिर क्या है, ये फिजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर है। ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डीएनए में चेंजेस हो जाता है। ठीक है ना। तो हम रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन हम क्या करते हैं, यूवी लाइट यूज करते हैं। तो रेडिएशन के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा या कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जिसके द्वारा, जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, तो वो क्या करता है, उसके डीएनए में जो है चेंजेस कर देता है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, रेडिएशंस और टेम्परेचर्स या केमिकल्स जो है जो म्यूटेशन कॉज्ड करते हैं, ये कहलाते हैं क्या चीज, म्यूटाजेनिक एजेंट्स, जिनके द्वारा जो है आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो है कॉज्ड किया जाता है। अब बात करते हैं म्यूटोजेंस, जिसको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में। द सबस्टेंस और एजेंट्स, the substance or agent which induced mutation is called mutagens या mutagenic agents। मतलब ऐसे substance या agents जो क्या करते हो, जो induced mutation को caused करते हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, वो mutagens कहलाएंगे या mutagenic agents कहलाएंगे। ठीक है ना। The different mutagenic agents may be classified into the following two broad groups। ठीक है ना। तो जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है या दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला जो ग्रुप जो होता है उसको तो बोलते हैं क्या चीज, पहले ग्रुप को बोलते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, और दूसरे को बोला जाता है, पहले को बोला जाता है फिजिकल म्यूटाजेंस या दूसरे को बोला जाता है केमिकल म्यूटाजेंस। अब एक एक करके इनका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से फिजिकल में आते हैं, कौन कौन से केमिकल में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल म्यूटाजेनिक्स की। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैव म्यूटाजेनिक्स प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल म्यूटेशंस। तो मतलब बहुत सारे टाइप की जो है रेडिएशन होती हैं जो क्या करती हैं, जो जो म्यूटाजेनिक का काम करती हैं। ठीक है ना, मतलब जो डीएनए में म्यूटेशन कर देती हैं, ऐसी रेडिएशन को बोलते हैं क्या चीज, फिजिकल म्यूटेशंस। हम रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन वाज फर्स्ट म्यूटाजेनिक एजेंट्स नोन। मतलब जो है रेडिएशन जो है वो फर्स्ट म्यूटाजेनिक एजेंट्स है जो, जिसके बारे में सबसे पहले पता चला था। इट इफेक्ट्स ऑन द जीन्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1920। ठीक है ना, सबसे पहले जो है इन रेडिएशन का जो इफेक्ट है जीन्स के ऊपर जो है कब रिपोर्टेड किया गया था, रिपोर्ट किया गया था 1920 में, 1920 में। रेडिएशन इटसेल्फ वाज डिस्कवर्ड इन 1819। और जब रेडिएशन जो डिस्कवर हुई थी वो कब सबसे पहले कब हुई थी, 1890 में। मतलब रेडिएशन जो है वो डिस्कवर हुई थी 1819 में, लेकिन उनका इफेक्ट जो है एज ए म्यूटाजेनिक्स वो कब कब देखा गया था, वो देखा गया था 1920 में। अब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवर की थी जो एक्सरेज, उनका नाम है रोइंट जेंस। रोइंट जेंस जो है डिस्कवर द एक्सरेज इन 1895। ठीक है ना। तो 1895 में एक्सरेज को डिस्कवर किया गया था। इसके बाद है रेडिएशंस आर ग्रुप्ड इनटू द टू क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इफेक्ट दे
हैव टू हैव ऑन द एटम इन द पेयर, ठीक है ना। मतलब रेडिएशन को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है उसके इफेक्ट के आधार पर, ठीक है ना। मतलब उसका जो एटम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके आधार पर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो आयोनाइजिंग है और सेकंड जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग एजेंट्स की। तो अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब दैट मीन जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूवी रेज जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, क्या चीज, यूवी रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज आर द ओनली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विद द म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज। तो सिर्फ जो यूवी लाइट जो होती है या यूवी रेज जो होती हैं, सिर्फ वही एक सिंगल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है ना, जो मतलब क्या करती हैं, म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज को कॉज करती हैं। The wavelength range from the 100 to 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। मतलब जो यूवी लाइट की जो रेज होती है जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स का काम करती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी रेंज होती है उसकी, 100 से लेकर के 390 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम का जो है हम इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, ए के ऊपर जो है एक नॉट लगा देते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्व बाय द प्यूरिन एंड pyrimidine प्रेजेंट इन द डीएनए। तो ये जो यूवी लाइट जो होती है ये किस तरीके से जो है म्यूटाजेनिक का काम करती है, जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, ठीक है ना, क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, दो होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक यूरिन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पिरिमिडीन्स होता है, दूसरे पिरिमिडीन्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो है क्या करते हैं, ये जो है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में बेसिकली ए और क्या चीज होता है बेटा, ए और जी, ठीक है, जिसको हम ए और जी बोलते हैं। और पिरामिडिन्स, डीएनए की बात करते हैं, तो पिरामिडिन्स में क्या होता है, पिरामिडिन्स में होता है क्या चीज, टी एंड सी, टी एंड सी, ये होता है डीएनए के केस में। लेकिन हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में जो है थाइमिन की जगह क्या होता है, थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल, ठीक है ना, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है ए जो है डीएनए में जो है ए जो है टी से वो किसके द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा अटैच होता है, और सी जो है वो जी से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, ये चारगाफ ने बताया था, जिसको बोला जाता है चारगाफ रूल, ठीक है ना। तो प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन से अटैच होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और यही प्यूरिन पिरिमिडिन जो है वो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी लाइट को, जिसकी वजह से जो है डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। अब बात करते हैं ionizing radiations की। तो ionizing radiations are also called because they are cause ionization in the atoms present in their path। मतलब ये क्या कर देते हैं, ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट्स कर देती है ये रेडिएशंस जो है एटम्स को। तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोला जाता है, ठीक है ना। दे आर टू टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इनको भी अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को क्लासिफाई करते हैं तो इनको दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर पहला जो है वो है पार्टिकुलेट, ठीक है ना, पार्टिकुलेट्स, और दूसरा है नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस की। तो केमिकल म्यूटाजेंस दैट मींस ऐसे केमिकल्स जो है क्या करते हैं, जो म्यूटेशन कॉज्ड करते हैं। तो the first report of mutagenic action in the chemical was 1942। तो सबसे पहले जो म्यूटेशंस केमिकल्स के द्वारा देखा गया था, कब देखा गया था, 1942 बाय द कार्लोट्स ऑरबेच, ठीक है ना, कार्लोट्स ऑरबेच, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था, मतलब केमिकल के द्वारा म्यूटेशंस को जो है रिपोर्ट किया था। कब किया था, 1942। So who showed that the nitrogen mustards composed of the poisons mustards gas used in the World War First and Second could cause mutations in the cells, ठीक है। जो क्या होती है, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होती है, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होती है, जो कि एक पॉइजन गैसेस होती है, वो क्या करती है, वो जो है म्यूटेशन कॉज कर देती है सेल में। जिसको सबसे पहले कब जिसका जो यूज कब किया गया था, जिसका यूज जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में किया गया था। अब कुछ बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो नंबर फर्स्ट में आ जाते हैं कौन से, बेस एनालॉग। दिस केमिकल स्ट्रक्चर रिसेंबल्स प्यूरिन एंड pyrimidines and may be incorporated into DNA in place of the normal base pair during the DNA replications। मतलब जो है बेस एनालॉग्स का मतलब ये होता है कि वो बेस पेयर्स को जो है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो डीएनए में बेस पेयर होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर जो होते हैं, उनको क्या कर देती है, उनको चेंज कर देती है।
कब कब जो है जब रेप्लिकेशन होता है उस दौरान जो है, ठीक है ना। मतलब जो है अभी मैंने जो आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो तुम्हारा ए से जो है सी जुड़ेगा, सॉरी ए से जो है टी जुड़ता है, क्या नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन जो है ए जो है किससे जुड़ता है, वो थायमिन से जुड़ता है डीएनए के केस में, और सी जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा किससे जुड़ता है, जी से जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है जो 4 मार्क्स में बताई थी। लेकिन जो बेस एनालॉग का मतलब क्या होता है कि जो है कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, बेस पेयर को मिसमैच कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब चेंजेस करते हैं। वो एग्जांपल वो बेस कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने दो एग्जांपल कोड किए। नंबर फर्स्ट जो है वो ब्रोमो यूरेसिल, क्या होता है ब्रोमो यूरेसिल, और दूसरा अमाइनो प्यूरिन्स, ठीक है ना। ये जो है केमिकल्स होते हैं जो नाइट्रोजन बेसिस के रूप में कर देते हैं, मतलब मिसमैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड जो है चेंज हो जाता है। अब दूसरे केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स विद अल्टर स्ट्रक्चर एंड पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, वही चीज जो या तो क्या करेंगे उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, अल्टर्ड कर देंगे, या क्या कर देंगे पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, मतलब उसके बेस पेयर को चेंज कर देते हैं। देयर आर मैनी सच म्यूटाजेंस, सम वेल नोन एग्जांपल्स आर नाइट्रस एसिड, एक तो है नाइट्रस एसिड्स जो है केमिकल जो है जो पेयरिंग को चेंज कर देता है या उसके स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है। दूसरा जो है क्या चीज है, नाइट्रोसोग्वानिडीन है, या फिर क्या है मैथिल मैथिन सल्फोनेट, मैथिल मैथिन सल्फोनेट, या नेक्स्ट जो है वो क्या है एथिल मैथिल सल्फोनेट, ठीक है ना। तो ये जो है 4-5 केमिकल कंपाउंड हैं जो है क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर्स को अल्टर कर देते हैं। तीसरा जो है क्या है वो इंट्राकलेटिंग एजेंट्स, इंट्राकलेटिंग एजेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, आ जाते हैं एक्रेडिन, ऑरेंज प्रोफ्लेविन्स, एथिडियम ब्रोमाइड्स, ठीक है ना। ये कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, यूज इन द लैब एज द डाइज एंड द म्यूटेशन, ठीक है ना। ये वो कॉमन केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका यूज हम कब करते हैं, मतलब जो है लैब्स में एज ए डाइज या एट ए म्यूटेशंस के फॉर्म में जो है यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जो है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का जो डिटेक्शन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो द अकरेंस ऑफ द म्यूटेशनल इवेंट्स एट द जीन्स लेवल आर डिटेक्ट बाय द alteration, it being about the phenotypes expression of one or more traits in the concerned organism। जब किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो जाता है तो उसका जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है वो दैट मीन्स किसी एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स का जो है फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है उस पर्टिकुलर या उस कंसर्न ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। Therefore, the efficiency of the detection of mutation will depend largely on the availability of the techniques for an easy and rapid sorting of the mutants phenotypes in very large populations। मतलब अब इसकी जो म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब वो म्यूटेशन कितना हुआ है, उसका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है ना, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट सेल्स। मतलब वो सेल्स जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुका है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है परसेंटेज के फॉर्म में। तो उसमें जो है क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द सेलेक्टिव मीडिया, मतलब जो है जिन सेल्स के अंदर हम क्या म्यूटेशन कर रहे हैं, जो हमने पर्टिकुलर मीडिया में जो ग्रो कराई है, तो उनकी नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है ना, मतलब उसकी कितनी कॉलोनीज है उस सेल्स की पर्टिकुलर कितनी कॉलोनीज है ना जो हमने मीडिया सेलेक्ट किया उसमें, उसको डिवाइड कर देते हैं किसके द्वारा, नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द नॉन सेलेक्टेड मीडिया, ठीक है ना। मतलब सेलेक्टेड मीडिया में जितने भी कॉलोनीज हैं उस पर्टिकुलर सेल्स की, उसको डिवाइड कर देते हैं किसके द्वारा, नॉन सेलेक्टेड कॉलोनीज के द्वारा, नंबर ऑफ कॉलोनीज के द्वारा, और इनटू 100, जिसके द्वारा क्या है फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट सेल्स जो है निकल जाती है फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब इसका जो डिटेक्शन करते हैं वो होता है CLB टेक्निक्स, ठीक है। इसका जो डिटेक्शन करते हैं वो CLB टेक्निक्स के द्वारा करते हैं। ये टेक्निक्स जो है मुलर ने दी थी, किसने इन्वेंट की थी, साइंटिस्ट मुलर ने की थी। कब की थी, 1927। इसमें डेट शायद नहीं लिखी है तो आप डेट मेंशन कर लीजिए, कितना 1927, ठीक है। 1927 में जो है क्या चीज, साइंटिस्ट मुलर जो थे उन्हें CLB टेक्निक्स दिया गया था। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय द मुलर बाय यूजिंग
द अनइक्वल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द म्यूटाजेनिक एजेंट्स ऑफ एक्स रेज। इसमें क्या करा था बेसिकली, इस मेथड में जो तीन जीन्स लिए थे, ठीक है ना, तीन जीन्स लिए थे, उन जीन्स के नाम के अकॉर्डिंग इसको CLV मेथड बोला जाता है। जैसे सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक जो जीन है, वन जीन क्या चीज, सुपर एक्सेस क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, मतलब एक जीन जो वो क्रॉसिंग ओवर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, दूसरा जो है द अदर जीन इज रिसेसिव लेथल इन द हेट्रोजाइगस कंडीशंस, मतलब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें दूसरा जीन जो है वो क्या है, लेथलिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर का C, लेथल का L, और द लास्ट जीन इज सेमी डोमिनेंट मार्कर्स, जिसको हमने क्या बोल दिया गया, बार जीन बोल दिया गया है। तो CLV का मतलब क्या हुआ, C का मतलब क्रॉसिंग ओवर, B का मतलब L का मतलब लेथल जीन्स, और B का मतलब बार जीन्स। ये तीन टाइप के जीन्स लिए थे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो जो बुलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला पर किया था, ठीक है ना, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, फ्रूट फ्लाई भी जिसको बोल देते हैं, और जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ड्रोसोफिला मोलेनोगास्ट्रिस, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है या इसका डिटेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये जो है दो पेरेंट्स हैं, जिसमें से जो है फीमेल जो है वो कैसी है, वो CLB बर्ड है, जबकि जो मेल जो है वो कैसा है, वो नॉर्मल है। जब इन दोनों के गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू जब उनका क्रॉसिंग कराए जाते हैं तो फीमेल्स में जो है बेसिकली क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसका एक एक्स जो है वो कैसा है, वो CLB ट्रीटेड है, जबकि नॉर्मल जो है वो दूसरा कौन सा है, वो नॉर्मल है। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो आती है, ठीक है ना, जो ये F1 जनरेशन का जो क्रॉस कराया, जिसको हम पेरेंट्स, जिसको क्या बोल देंगे यहाँ पर, इसको पेरेंट्स बोल देंगे। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, जब अगर इसका जो CLB जो है अगर ये फीमेल में है तो वो एज ए कैरियर काम करेगी, ठीक है ना, CLB मैरिड जिसको बोल देते हैं। और अगर जो है ये CLB किस में आ जाता है, अगर ये CLB मेल में आ जाता है, ठीक है ना, तो मेल में आ जाता है तो CLB की वजह से क्या होता है, वो लेथल जीन्स की वजह से जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो क्या होगा, उस मेल की पर्टिकुलर डेथ हो जाएगी। तो इसमें जो है क्या है, ये जो है मतलब एक तरीके से CLB जो ट्रीटेड जो फीमेल थी उसका क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, उसका क्रॉस जो है मेल के साथ कराया जाता है, और उसका जो इनहेरिटेंस है वो कंसीडर किया जाता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो मेल पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि वो ये जो है लेथलिटी जो है वो क्या करती है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है मेल को जो है कहते हैं किल करने का काम कर देती है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CLB मेथड्स को, ठीक है, जो कि मुलर ने दिया था कब, 1927 में। सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।